हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कृतिका भाग 1 के सवाल देखेंगे जो एक पूरक पाठ्यपुस्तक है और टीजीटी के सिलेबस में लगी हुई है। तो आज इससे संबंधित जितने भी चैप्टर हैं और जितने भी सवाल बन सकते हैं और उसके अंतर्गत क्या कहानी है, क्या उसका सारांश है, क्या कौन सी संस्मरण विधा है, कौन सी कहानी विधा है, क्या रिपोर्टाज है, तो इन सारी चीज़ों को कौन कौन सी विधाएँ हैं, उन विधाएँ पर और इन विधाओं का विषय क्या है, इन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। ठीक, तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और क्या कह रहा है। कह रहा है फणीश्वरनाथ रेणु से संबंधित विधाएं हैं। तो यानी यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु से संबंधित जो विधाएं हैं उन्हीं विधाओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो विधाएं सही हैं या गलत हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो ऑप्शन ए में लिखा है मैला आंचल परती परिकथा कितने चौराहे, बोल रहा है कि ये उपन्यास है। ठीक, दूसरा ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति कथा, इसे कह रहा है कि रिपोर्टाज है। तीसरा है ठुमरी अगिनखोर आदिम रात्रि की महक, इसे कह रहा है कि कहानी विधा है। चौथा ऑप्शन दे रहा है कि सभी सही है, सभी सही है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सभी सही है। तो जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं ये किस मामले के जानकार हैं, तो इन्हें जो जाना जाता है, इनकी जो प्रसिद्धि है वो एक आंचलिक कथाकार के रूप में, आंचलिक कथाकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है, आंचलिक कथाकार। तो इनकी जो ये पहला ऑप्शन है मैला आंचल परती परिकथा कितने चौराहे, ये क्या है, उपन्यास है, बिल्कुल सही बात है। ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति कथा, ये क्या है, रिपोर्टाज है, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है ठुमरी अगिनखोर आदिम रात्रि की महक, तो ये भी सही है, ये कहानी विधा है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सभी विकल्प सही हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो इनका सिलेबस में लगा हुआ है चैप्टर, तो वो ऋण जल धन जल से संबंधित है, रिपोर्टाज, और इसी से लिया गया है, एक अंश लिया गया, क्या है, इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय के अंतर्गत 1975 में पटना में जो भीषण बाढ़ आई थी, भीषण बाढ़ आई थी, उसी बाढ़ की जो विभीषिका थी, उससे जो अफरा तफरी थी, उससे जो जल संकट आया हुआ था, जन संकट जो आया था, मानवीय संकट जो आया हुआ था, थी तो प्राकृतिक आपदा, लेकिन उससे जो मानवीय जन धन की हानि हुई थी, उन सभी के बारे में ये लेखक का आंखों देखा मार्मिक चित्रण है कि किस तरीके से समस्या हुई, किस तरीके से पानी आया वहाँ, किस तरीके से पटना के अंदर, शहरों के अंदर पानी घुस रहा था, और किस तरीके से वो लोग, उत्सुकता भी थी, डर भी था, बेचैनी भी थी, झुंझलाहट भी थी। उत्सुकता इस बात की थी कि देखते हैं पानी किस तरीके से आता है, कितने वेग से आता है और किस तरीके से डुबोता है। सबको अपने सामान बचाने की संकट थी, सबको अपने रिहायशी इलाकों में जाने का संकट था। इस तरीके से लेखक ने एक मार्मिक चित्रण किया हुआ है वहाँ का, क्योंकि लेखक के सामने ये सारी घटना घटी थी जहाँ पर ये उपस्थित थे, तो इन्होंने उसका सारा कुछ जो है इसमें चर्चा किए हैं विस्तार से पटना की बाढ़ के बारे में जो 1975 में घटी थी, और ये एक रिपोर्टाज है और इसी के अंतर्गत सारी चर्चा हुई है। ठीक, तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। ठीक, अब हम देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है, वाक्यों के लिए एक शब्द चुने, यानी वाक्यों के लिए एक शब्द चुने। तो पहला शब्द क्या है, पहला शब्द कह रहा है कि पर्दा करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है, तो पर्दा नशी। दूसरा कह रहा आतिथ्य करने वाला, मतलब जो आतिथ्य करता है उसे क्या कहते हैं, मेजबान। तीसरा किसी से कुछ न ग्रहण करना,
क्या कहते हैं, अपरिग्रह, अर्थात विकल्प डी सही होगा, सही। पर्दा नशी मतलब पर्दा जो करते हैं ऐसी स्त्रियां जो पर्दे में रहती हैं उनको क्या कहते हैं, पर्दा नशी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, आतिथ्य करने वाला, मेजबान। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई अगर अतिथि आ गया, किसी का आप सेवा कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उसके रहने की, उठने बैठने की, और जितने दिन रुक रहा है उतने रुकने का प्रबंध कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप मेजबानी कर रहे हैं। जैसे इस साल भारतवर्ष क्या कर रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, यानी मेजबानी कर रहा है। यानी G20 के जितने भी सदस्य होंगे, एसोसिएट कंट्री वाले जितने भी होंगे, वो सारे के सारे हमारे देश में आ रहे हैं। और इस तरीके से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से और जो G20 की बैठक है उसके माध्यम से कई शहरों में इसका आयोजन हो रहा है कई तरीके से, जैसे सांस्कृतिक G20 सम्मेलन, शिक्षा का G20 सम्मेलन और स्वास्थ्य का G20 सम्मेलन। इस तरीके से बहुत सारे सम्मेलन होने हैं। तो उनकी क्या कर रहा है भारत, इस बार अध्यक्षता कर रहा है। और वो अध्यक्षता की जो मेन बैठक थी कहाँ हुई है या कहाँ होगी, दिल्ली में। तो इस तरीके से भारत क्या है, भारत मेजबान देश है। किसका मेजबान देश है, G20 का। यानी भारत G20 का सदस्य भी है और इस बार जो जिम्मेदारी मिली है अध्यक्षता की वो भारत को मिली है और मेजबान देश जो है वो भारत है। ये क्या कर रहे हैं, ये अपने अतिथियों का स्वागत करेगा, सत्कार करेगा, उनके रहने का, उनके खाने पीने से लेके, और जो मुद्दे होंगे, इंटरनेशनल मुद्दे होंगे, घरेलू मुद्दे होंगे, उन सब मुद्दों पे एक राय ली जाएगी, एक राय होगी, डिबेट होगा। इस तरीके से क्या होता है, वो मेजबानी होती है। तो आतिथ्य करने वालों को क्या कहा जाता है, मेजबानी का है। फिर से किसी से कुछ न ग्रहण करना, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये होता है कि जो कुछ न ग्रहण करे, अर्थात जो मिल जाए वो कुछ ले ले, खा पी ले, यानी तुरंत उपभोग कर ले। ग्रहण मतलब संचय की स्थिति ना हो, तो ये क्या हो गया, अपरिग्रह। इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सभी सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही शब्दार्थ चुने। कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ भी दिए गए हैं, तो इसमें ये हमको बताना है कि कौन सा अर्थ सही है, कौन से शब्द के लिए कौन सा गलत है। तो पहला देख लेते हैं, जुमला। जुमला का जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, वाक्य होगा, तो बिल्कुल बात सही है। फरमाबरदार, फरमाबरदार मतलब इसका क्या मतलब होता है, आज्ञाकारी। फिर बदस्तूर, बदस्तूर मतलब नियम। और इस तरीके से जो राइट आंसर होगा डी, सभी। तो जुमला मतलब होता नहीं है कि जुमलेबाजी हो रही है, ये एक वाक्य है सिनोनिम टाइप का। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए, कहना तो नहीं चाहिए इस मंच से, लेकिन नेताओं के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जुमलेबाजी है, वास्तविकता से हट के बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो धरातल पर मान लीजिए किसी योजना के बारे में ही, किसी कार्यक्रम के ही बारे में उन्होंने कहा कि एक लक्ष्य दिया कि हम 2025 तक या 2020 तक हम ऐसा कर देंगे, या 2028 तक, 2035 तक ऐसा हम कर देंगे, लेकिन धरातल पर वो नहीं उतर पाएगा, जबकि असंभव है। तो ये क्या हुआ, एक जुमला हुआ। ठीक, कुछ ऐसा घोषणा की जाए जो पूरा ना हो सके तो वो क्या कहा जाएगा, जुमला कहा जाएगा। फरमाबरदार का मतलब होता है आज्ञाकारी। बदस्तूर का मतलब होता है यह नियम, दस्तूर, कायदे, कानून। हाँ, दुनिया की यही रीति है, यही दस्तूर है, ये सब क्या है, नियम है। तो अर्थात जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, डी। इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। इसमें से कह रहा गलत चुने। ये जो आपका कृतिका भाग 1 है उसके अंतर्गत कुछ लेखक हैं और उनकी विधाएं हैं। उन विधाओं का उन लेखकों से क्या संबंध है और वो जो विधा है उस विधा का नाम क्या है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला है ऑप्शन में, इस जल प्रलय में रिपोर्ताज फणीश्वरनाथ रेणु। दूसरा कह रहा है कि मेरे संग की औरतें संस्मरण मृदुला गर्ग। तीसरा कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर। चौथा कह रहे हैं माटी वाली कहानी विद्यासागर नौटियाल। तो सच पूछे तो इसमें सारे के सारे सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो गलत का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो चारों सही है। तो आप चारों, ये जो माटी वाली है ये कहानी है, और ये कहाँ कहानी, इस कहानी के लेखक कौन है, विद्यासागर नौटियाल।
तो ये माटी वाली जो कहानी है स्त्रियों की अस्मिता को लेकर है, स्त्रियों के जोश और जज्बे को लेकर है, उनके सशक्तिकरण के माध्यम का तरीका है, और वो जो संघर्ष करते हुए उनकी जो संघर्ष गाथा है, उस संघर्ष गाथा की एक कहानी है। तो इसमें जो माटी वाली है दरअसल करती क्या है, ये माटी वाली कि घर घर जाके शहर से निकल के गाँवों में जाती है प्रतिदिन, और एक माटी का टीला होता है, उस माटी के टीले से मिट्टी खोदती है, लाल मिट्टी ये खोदती है, और एक कनस्तर में, कनस्तर आप लोग जानते हैं जो तेल का डिब्बा होता है 15 लीटर का या 15 किलो का, वो तो उस कनस्तर में भर के सिर पर रख के गाँवों में सबके घर घर तक पहुंचाती है। और ये एकमात्र इकलौती ऐसी महिला है जो सबके घरों के लिए मिट्टी पहुंचाती है। और उस मिट्टी का क्या होता है कि उससे जो है चूल्हों की लिपाई पुताई होती है खाना बनने के बाद, और महीने 2 महीने पे जब त्यौहार आते हैं तो उससे क्या होता है घर की भी लिपाई पुताई होती है। तो ये माटी का काम सिर्फ एक महिला है जो दलित महिला है, और वो महिला हर घर में पहुंचाती है, और उस महिला का ना कोई घर है, ना कोई स्थान है, ना कोई ठिकाना है कि कहाँ रुक लेगी कहाँ नहीं रुक लेगी, कहीं से कुछ इसके बदले जो पारिश्रमिक मिल गया तो उससे अपना भोजन और दिन काट रही है। तो उसी संघर्ष गाथा की ये कहानी है। ठीक, दूसरी है रीढ़ की हड्डी। ये क्या है, एकांकी है। किसकी है, जगदीश चंद्र माथुर की। ये एकांकी जो रीढ़ की हड्डी है, दरअसल इसमें होता क्या है, एक महिला द्वारा, जो महिला पात्र है और जो पुरुष समाज है, हमारा जो पुरुष वर्चस्व है, इस वर्चस्व को चुनौती देती है। होता क्या है कि लड़की को देखने के लिए एक दिन लड़का और उसके पिताजी आते हैं, तो वो कहते हैं उनकी पहली प्राथमिकताएं हैं, प्राथमिकता इस तरीके से कुछ है कि लड़की कम पढ़ी लिखी हो, पहली बात। दूसरी बात, उसकी संगीत में भी रुचि हो, सिलाई कढ़ाई भी जानती हो, पेंटिंग भी जानती, यानी कि सारे गुण उसमें निहित होने चाहिए, सिवाय एक, ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगी, हुक्म चलाएगी, परिवार की सुनेगी नहीं, अपने मन की करेगी। ऐसी धारणा है पुरुष सत्ता समाज के द्वारा। तो फिर होता क्या है, वो लोग पूछते हैं, लड़का भी है साथ में, तो जब पूछते पूछते वो लोग थक गए तो पूछे कि लड़की हाँ ना में, उसके पिताजी ही उत्तर दे रहे हैं लड़की का, जो सवाल किया जा रहा है लड़की से, लेकिन उसके प्रश्न सभी उत्तर उसके पिताजी दे रहे हैं। तो बाद में लड़के का पिता कहता है कि ऐसा है, थोड़ा सा लड़की भी बोल ले, उससे भी तो हम मुखातिब हो जाएं कि बोल लेती है कि नहीं बोल लेती है, कैसे क्या करती है, संगीत भी सुने, सब कुछ। तो होता क्या है, फिर लड़की ने जब बोलना शुरू किया तो फिर उसने बंद नहीं हुआ। तो जब बोलना शुरू किया तो बंद नहीं हुआ, और बोली क्या, सारे कटाक्ष बोली। लड़के की रीढ़ में कमी थी, वो झुक कर चलता था, पहली बात। दूसरी बात, उसमें अवगुण ये सबसे बड़ा था कि वो हॉस्टल में जब पढ़ाई करता था मेडिकल में लखनऊ में, तो वो लड़कियों के हॉस्टल में जाके चोरी छुप के देखता था। तो इस मैटर को लेकर वो पकड़ा भी गया था, तो उसको डांट भी पड़ी थी, और किस तरीके से छुप के भागा था। तो ये सारे करतूते जो है लड़की को पता था, क्योंकि वो भी पढ़ी थी, क्योंकि उसके पिताजी ने इसकी शादी हो जाए, और इसलिए सारे तथ्य छुपाए थे कि लड़की सिर्फ मैट्रिक पास है जबकि वो ग्रेजुएट थी। ठीक, तो उसके बाद जो है यहीं से शादी का खंडन हो जाता है, टूट जाता है। तो वही जो है यहाँ पे एक सशक्त लड़की की कहानी एकांकी के रूप में जगदीश चंद्र माथुर जी ने रखा है। तो सारी कथा इसकी इस तरीके से है। मेरे संग की औरतें, ये है मृदुला गर्ग का संस्मरण। मेरे संग की औरतों में इन्होंने क्या किया है कि इनका जो परिवार है, इनकी दादी हैं, इनके नानी हैं, इनकी माँ हैं, नाना हैं, और इनकी माँ इकलौती है। तो होता क्या है, मृदुला गर्ग बताती हैं कि बचपन में हमको तो नहीं पता, नानी को नहीं देखा थे, कब स्वर्गलोक चली गई थी, लेकिन उनके बारे में हमने कहानियाँ सुन रखी है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि हमारी माता जी जो है वो बहुत ईमानदार और धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ नारी हैं। तो उनसे घर में कोई काम नहीं लेता है, ना तो कुछ करने के लिए कहता है, घर के सारे काम दूसरे ही सदस्य कहते हैं। माँ जी का, हमारी माँ जी का जो काम है वो सिर्फ बैठे रहना है, और बैठे बैठे क्या करना है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कामें करना है। तो इनकी जो दादी थी, इनकी दादी की पहली इच्छा ये थी कि हमारी बहू को जब
बच्चा हो तो पहला बच्चा उसको बेटी के रूप में है। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस कहानी का। इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि इनकी दादी की ख्वाहिश थी कि हमारी बहू को जब बच्चा हो तो पहली बच्चा लड़की के रूप में हो। ऐसी भी बात नहीं थी कि उस घर में अभी तक लड़कियां नहीं थी, क्योंकि लेखिका की बुआ भी थी, लेखिका की दादा की भी बहनें थी, तो उस घर में लड़कियां थी। लेकिन इसके बावजूद भी इनके दादी की क्या मानसिकता थी, क्या था वो, कि वो कहीं कि नहीं पहले से लड़की हो। तो लड़की हुई, उसमें इनकी माता का भी रोल रहा कि भाई दादी की सास की बात है तो सास की बातों को तवज्जो की जाए। तो वो भी पूजा पाठ और आस्तिक थी, तो वो भी उसी पर समर्थन करी। तो होते होते हुआ क्या कि 5 लड़कियां एक साथ इकट्ठा पैदा हो गई, बारी बारी से 5 लड़कियां ही हो गई शुरू की। फिर बाद में इनको एक भाई हुआ। तो ये लोग भी लेखन कार्य में ही सबकी रुचि रही। ये दूसरे नंबर की थी। और जो मृदुला गर्ग हैं, इनका उपनाम जो घरेलू नाम था इनका नाम उमा था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सवाल में पूछा जा सकता है। तो इनका जो घरेलू नाम था वो उमा था। तो इसी तरीके से ये पूरा अपना जीवन शैली के बारे में अपना संस्मरण याद करती हैं कि किस तरीके से हमारा बचपन से लेके शादी विवाह के बाद भी, और किस तरीके से, और ये उसमें ये बताती हैं कि मतलब घर पर भी रहकर, परिवार के साथ भी रहकर, एकांत में भी अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को पूरा किया जाता है। जो कहानी का मेन मोटिव है वो यही है। इसमें यही बात कोशिश की गई है कि जैसे इन्होंने अपने पति का सरनेम लगा लिया शादी के बाद, फिर उसके बाद लेखन कार्य करती रहीं, फिर उसके बाद इनकी बड़ी बहन जो थी वो भी सरनेम लगा ली अपने नाम के आगे, वो भी आगे काम करती रहीं। ठीक इसी तरीके से मतलब कोई परेशानी नहीं हुई। अगर ये इनका कहना ये था कि अगर मान लो पति बदल भी दिया जाए तो क्या पति बदल देने से सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। अगर समस्याएं ही होंगी तो पति को बदलोगी तो वहाँ भी तो वही मानसिकता होगी, पुरुषवादी मानसिकता। तो इसलिए नहीं, चीज़ों को कंप्रोमाइज करके और कुछ चीज़ें जो है कोऑपरेट करके वो किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके की जो कहानी थी यहाँ पर ये थी। इस जल प्रलय में इसकी चर्चा हम कर ही चुके कि पटना के 1975 की जो विभीषिका थी, बाढ़ थी, त्रासदी थी, उसी पर रेणु जी का प्रत्यक्ष जो वहाँ पर ये उपस्थित थे उसी को लेकर सारी कहानी थी। ठीक, तो इस तरीके से सारे के सारे उत्तर इसके सही हैं, कोई ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है? लेखकों के बारे में सही कथन चुने। तो चुनो भाई सही कथन। पहला देख लेते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, औराही, हिंगना, पूर्णिया, बिहार। बिल्कुल सही है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? औराही, हिंगना, पूर्णिया जिले में, बिहार राज्य में। ठीक, ये आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, इनको उसी लिए जाना जाता है। उसके बाद मृदुला गर्ग की बात आती है। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, और कोलकाता कहाँ है आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, पश्चिम बंगाल में। जगदीश चंद्र माथुर, इनका जन्म खुर्जा में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और ये उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से सभी लेखकों के बारे में सारी बातें सही हैं। ठीक है, तो आइए हम अब अगला सवाल देखते हैं। मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग से संबंधित विधा है, तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में चित्तकोबरा, कठगुलाब, उसके हिस्से की धूप। ये क्या है? उपन्यास है इनका। बिल्कुल सही बात है, उपन्यास है इनका। दूसरा ऑप्शन में संगति विसंगति, कहानी है। बिल्कुल, संगति और विसंगति इनकी कहानी है। तीसरा रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल। ये क्या है? इनका निबंध संग्रह है। ये भी सही है, अर्थात जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी, सभी सही है। मृदुला गर्ग से संबंधित सभी सही हैं, और इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सभी। आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? आसन्न प्रसवा के लिए एक वाक्य है। पूछ रहा है, आसन्न प्रसवा शब्द है, इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? तो आइए हम देखते हैं क्या होगा। जिसे आज कल में ही बच्चा होने वाला हो।
जिसका पति जीवित हो, जिसका कोई शत्रु न हो, इंद्रियों को जीतने वाला। तो भाई इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? तो आपको पता ही है, जितेंद्रिय कहलाता है, जितेंद्रिय। ठीक, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा, जिसका कोई शत्रु ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही ना हो। जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? भाई उसको सधवा कहते हैं। और विधवा किसे कहते हैं? जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहेंगे। तो इसमें अब बच रहा है आपके सामने एक ही ऑप्शन, तो इसका मतलब ये सही होगा। आसन्न प्रसवा के लिए एक वाक्य है कि जिसे आजकल में ही बच्चा होने वाला हो, तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो ए होगा। ठीक, तो इस तरीके से आइए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर से संबंधित विधा है, क्या है? पहली विधा क्या पूछ रहा है? भोर का तारा, ओ मेरे सपने, एकांकी संग्रह। ठीक, दूसरा कह रहा है कोणार्क, दशरथ नंदन, पहला राजा, नाटक। तो जगदीश चंद्र माथुर की जो सबसे बड़ी प्रसिद्धि है, इनकी प्रसिद्धि नाटककार के रूप में ही है, नाटककार, नाटककार। और जो आपके सिलेबस में लगा है वो कौन सा नाटक लगा है? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। ठीक, और इसकी जो प्रमुख पात्र है वो कौन है? उमा, उमा प्रमुख पात्र है। ठीक, उसके बाद कह रहा है ये भी दोनों सही है, कोई नहीं सही है, तो यानी दोनों सही है। ये भोर का तारा, ओ मेरे सपने, एकांकी संग्रह है। कोणार्क, दशरथ नंदन, पहला राजा, ये क्या है? नाटक है। और जगदीश चंद्र माथुर जो है किस मामले में प्रसिद्ध हैं? तो एक नाटककार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। इन्होंने जो ख्याति अर्जित की है, नाटककार और एकांकीकार के रूप में प्रसिद्धि की है। नाटक और एकांकी में अंतर क्या होता है? तो थोड़ा सा वो भी हम समझ लेते हैं। जो नाटक होता है, नाटक जो होता है वो एक बड़ा भाग होता है, वो कई अंक में विभाजित होता है, कई अंकों में, जैसे 5 अंक, 3 अंक, 7 अंक, 9 अंक। जितना बड़ा नाटक उतने ज़्यादा अंक। ठीक, और जो एकांकी होता है इसका छोटा रूप होता है, क्या होता है? लघु रूप। एकांकी, एकांकी क्या होता है? लघु रूप होता है। ये नाटक का एक भाग होता है, क्या होता है? एक भाग होता है, कोई एक उसी का उठा लिया हुआ अंक होता है, एक भाग या अंक। तो जो बेसिक जानकारी है। और नाटक का क्या होता है? मंचन होता है, ये तो आपको पता ही है। इस तरीके से इसमें पात्र होते हैं। हाँ, इस तरीके से पूरी कहानी ये हुई जगदीश चंद्र माथुर के संबंध में। ठीक, अब अगला सवाल पूछ रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह के बारे में सही है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है कि इनका जन्म देहरादून में हुआ था, तो बिल्कुल बात सही है, इनका जन्म देहरादून में हुआ था। और देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, इनकी पहचान विशिष्ट गद्यकार के रूप में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इनकी जो पहचान है वो क्या है? विशिष्ट गद्यकार के रूप में ही है। ये अनूठे काव्य बिंबों के सृजनकर्ता कवि हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये भी और ये भी सृजनकर्ता कवि हैं, तो ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो सही होगा, डी। ठीक, तो इतनी बात आप समझ लिए शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है विस्थापन की समस्या। विस्थापन कीवर्ड पकड़िए, विस्थापन की समस्या पर किस कहानी में उठाया गया है? अर्थात विस्थापन की जो समस्या है वो किस कहानी में उठाया गया है? तो ये माटी वाला या माटी वाली ये कहानी है। और ये कहानी किसकी है? विद्यासागर नौटियाल, विद्यासागर
नौटियाल। नौटियाल, ये विद्यासागर नौटियाल की कहानी है माटी वाली। माटी वाली की अभी कथा हम आपको सुनाए हैं कि वो क्या है, अपने जीवन यापन के लिए दलित महिला है, और वो महिला क्या करती, शहर से जाके गाँवों में एक माटी के टीले से, जहाँ से लाल मिट्टी मिलती है, उस मिट्टी को निकाल कर कनस्तर में भर कर ले जाके, एकमात्र अकेली इकलौती महिला है, वो गांव में घर घर पहुंचाती है। जिससे खाना बनने के बाद क्या होता है, रसोई की लिपाई पुताई होती है। उसके बाद जब तीज और त्यौहार पड़ते हैं तो उन तीज त्योहारों पे क्या होता है कि महीने 2 महीने में एक बार लिपाई और पुताई होती है। तो संकट की बात ये है यहाँ पर कि अब ये वृद्ध भी हो चुकी है और माटी की टीला ही वही सोर्स है जहाँ से ये मिट्टी लेती है। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि बांध बनाया जा रहा है। जब बांध बनाया जा रहा है तो ये जाके बोलती है कि देखिए यहाँ बांध ना बनाइए, अगर आप बांध बनाओगे तो हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। तो फिर अधिकारी कहते हैं कि हम आपकी रोजी रोटी के बारे में क्या जाने, आप जानो उसको। कह रहे कि आप ज़मीन का कागज़ लाओ। तो वो कह रहे हमारे पास ना ज़मीन है ना कोई नाम है, तो हम कहाँ से लाए। तो कहे जाओ बनवा के लाओ। तो अब कहाँ बनवाए भाई, कुछ हो तब तो बनवाए ना। वो कह रहे उसका लाइसेंस दिखाओ। तो अरे लाइसेंस कहाँ है भाई। तो इसी तरीके से विस्थापित हो जाती है। वहाँ पर क्या बनता है, बांध बनता है, डैम बनता है, और इस तरीके से जो विस्थापन की समस्या उठती है, उसी समस्या को यहाँ पर रेखांकित की गई है माटी वाली कहानी के माध्यम से, जो एक वृद्ध महिला है और दलित महिला है। ठीक है, इस तरीके से कृतिका भाग 1 से संबंधित जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों को, और लगभग 5 अध्याय थे, उन 5 अध्यायों को हमने उन सभी 5 अध्यायों के लेखकों को, उन लेखकों की क्या विधाएं हैं, उन विधाओं के अंतर्गत कौन सी विधा का क्या विषय है, उन विषयों को उठाते हुए उन लेखकों से संबंधित जो विधाएं हैं, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो और संस्मरण हो, रिपोर्टाज हो, कुछ भी हो, उन सबको हम लोगों ने व्यवस्थित ढंग से देखा, उनका जन्म स्थान देखा, उनसे संबंधित रचनाएं और कृतियाँ देखा, और किस क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्धि लिया हुआ है, कौन सा कवि, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से अगर यहाँ से जो भी सवाल बन सकता था उसे बनाने की कोशिश की गई है, और उम्मीद है कि यहाँ से आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी और आपको सफलता के नज़दीक ले जाएगी।